हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एक बार आपका फिर से स्वागत है बीटीएस क्लासेस के अंदर। जैसे बीटीएस क्लासेस आपके लिए बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 के प्रीवियस क्वेश्चंस को लेके आ रही है, जो बीपीएससी के पैटर्न पर आधारित है। आज भी कुछ क्वेश्चंस लेके आए जिसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये सीरीज जो आपकी जो चलाई जा रही है पीवाईक्यू की बीपीएससी की सीरीज जो चलाई जा रही है, अगर आप इस सीरीज को देखते क्वेश्चंस को इसमें देखोगे तो आपको कई ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको एग्जाम्स में वहां पर बिहार के एग्जाम्स में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस पे हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि क्वेश्चन दे रखा है कि स्क्रीन पे कि हवा में नमी पाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक बार क्वेश्चंस को ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हवा में नमी पाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस हमारे पास है एरोमीटर, हाइड्रोमीटर, यहाँ पे हाइड्रो नहीं, एक जगह पे ऐसे कर लीजिएगा, हाइग्रोमीटर कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शंस हमारे क्या है? ये एरोमीटर है, हाइड्रोमीटर है और हाइग्रोमीटर है। इनसे क्वेश्चंस आप एग्जाम्स में देखो तो किसी ना किसी से रिलेटेड हमको इनसे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा मिलता है। तो यहाँ पर बात करता है कि हवा में नमी मापने के लिए बात करें तो हवा में जो नमी मापने के लिए क्वेश्चंस की बात करें तो ऑप्शन हमारा इसका क्या जाएगा? हाइग्रोमीटर आंसर हमारा इसका बिल्कुल सही होगा। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा हाइड्रोमीटर होता है वो हाइड्रोमीटर किस चीज को मापता है, ये भी आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो जो हाइड्रोमीटर होता है वो द्रवों का जो घनत्व होता है बेटा, किसका? द्रवों का घनत्व। द्रवों का घनत्व मापने के लिए किसका होता है? ये होता है जो हमारा वो होता है हाइड्रोमीटर। ठीक है, क्या होता है? हाइड्रोमीटर होता है। द्रवों का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर की हम बात करते हैं। इसी के पास इसमें कुछ और एग्जाम्स में भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं जिनसे तरीका पूछा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, अगर कई बार आपसे एग्जाम्पल में ये भी पूछ लिया जाता है कि अगर हम बात करेंगे सिस्मोग्राफी, किसकी बात करते हैं? सिस्मोग्राफी। ठीक है, सिस्मोग्राफी की अगर हम लोग बात करें तो सिस्मोग्राफी से भी कई रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं। तो देखते हैं उसमें सिस्मोग्राफी की अगर हम बात करें तो सिस्मोग्राफी जो होता है वो हमारे किस काम में आता है? सिस्मोग्राफी की अगर हम बात करेंगे तो जो आपकी भूकंप की तीव्रता, किसकी? भूकंप की तीव्रता, यानी भूकंप कितनी स्पीड से आया उसकी तीव्रता को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सिस्मोग्राफी का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें कई बार पूछा जाता है फेदोमीटर से भी एग्जाम्पल में कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया फेदोमीटर। तो फेदोमीटर क्या होता है एक्चुअल में? फेदोमीटर वो जो होता है जब हम समुद्र की गहराई को मापते हैं। किसकी गहराई को? समुद्र की गहराई को मापते हैं। ठीक है, तो समुद्र की जब हम गहराई को मापते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? फेदोमीटर कहलाता है। ये आप अगर पहले क्वेश्चन देखोगे तो एग्जाम में इनसे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तो उसका साथ में डिस्कशन करते चलते कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या क्या और इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें की बात करें। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं दाब मापी की बात करते हैं। दाब मापी की अगर हम लोग बात करें तो दाब मापी जो होता है वो हमारा किसका होता है? वायु का दाब। ठीक है, वायु का दाब जो मापा जाता है वो किससे हम नापते हैं? दाब मापी की बात करते हैं। ठीक है, और एक कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका नाम है ऑडोमीटर। क्या नाम है बेटा? ऑडोमीटर। अच्छा, कहीं कहीं पे एग्जाम्स में ऑडोमीटर पूछा गया है या इसका नाम ऑडोमीटर ना देकर क्या बोला गया है? चक्कर मपी बोला गया। क्या बोला गया? चक्कर मपी बोला गया। आपने देखा होगा जब हम लोग बाइक चलाते हैं, बाइक चलाने पे एक मीटर होता है जिसमें हमें यह दर्शाता है कि स्पीड हमारी बाइक जो है वो कितनी स्पीड से चल रही है, 60 की स्पीड से 70 की स्पीड से चल रही है। तो जिसमें हम स्पीड को मेजर करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑडोमीटर बोलते हैं या क्या बोलते हैं? चक्कर मपी बोलते हैं। तो चक्कर मपी बोलते हैं या ऑडोमीटर बोलते हैं। तो बोल सकते हैं कि मोटर गाड़ी की जो स्पीड से गति उसको मापने के लिए हमारा किसका यूज किया जाता है? ऑडोमीटर और चक्कर मपी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे काफी ये इसमें से कई बार क्वेश्चंस आता है एग्जाम्स के अंदर, तो उसके हम लोगों ने देखा कि इनका किस किस से और क्या चीज क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं। चलिए, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा है कि धारा घनत्व होता है। धारा घनत्व होता है, एक सदिश राशि है, एक अदिश राशि है और एक है विमा ये विमा विहीन होता है। ठीक है, क्या होता है? विमा विहीन होता है। ठीक है, विमा विहीन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या आंसर देने से पहले कुछ चीजें हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में कि सदिश राशि होती क्या है, अदिश राशि क्या है, फिर उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, फिर धारा घनत्व के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करें बेटा अदिश राशि के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अदिश राशि देखो बच्चे ध्यान दो,
अगर हम बात करें अदिश का मतलब क्या है, तो अदिश को अगर हम जब ब्रेक करते हैं तो चीज को देखिएगा, अदिश को अगर जब हम ब्रेक कर रहे हैं तो दो चीजों में ब्रेक हो रहा है, एक तो हो रहा है आ और एक हो रहा है दिश यानी दिशा। ठीक है, आ का मतलब क्या होता है, ना होना। आ का मतलब अगर हम बात करें क्या निकल के आता है, ना यानी नहीं, प्रेजेंट नहीं है, और दिशा का यहां पे जुड़ा हुआ है, तो यानी इसका मतलब हुआ कि ऐसी राशियां जिसमें केवल हमें परिमाण की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी, परिमाण की आवश्यकता है, लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं है, वो हमारा क्या कहलाएगा, अदिश राशियां हमारी कहलाएंगी। समझ गए, एक बार चीज को फिर से ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा हूं मैं कि जिसमें केवल, अदिश राशि हमारी क्या होती है, जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता है। किसकी बेटा आवश्यकता है, परिमाण की आवश्यकता है। ठीक है, परिमाण की आवश्यकता है, दिशा की नहीं। किसकी नहीं, दिशा की नहीं। ठीक है, तो वो हमारी कौन सी राशियां कहलाती हैं, अदिश राशियां हमारी कहलाती हैं। ठीक है, अब अदिश राशियां हैं कौन कौन सी, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि अदिश राशियां के अगर एग्जाम्पल देखें, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। जैसे एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कि त्वरण सदिश राशि है या अदिश राशि है, विस्थापन अदिश राशि है या सदिश राशि है, आवेश सदिश राशि है या अदिश राशि है। इस तरीके से कई एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अदिश राशि की अगर हम लोग बात करेंगे, एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते, जैसे ऊर्जा, ठीक है, द्रव्यमान, कार्य, समय, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, आयतन, ताप, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हमारे किसके हैं, अदिश राशि के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन इनसे हमसे बनते एग्जाम्स के अंदर कि आपसे एग्जाम्पल में ये भी पूछा जा सकता है, जैसे पूछ लिया कि जो द्रव्यमान है वो आपको बताना कि जो द्रव्यमान है वो कैसी राशि है, अदिश राशि है या सदिश राशि के बारे में। तो ये चीज बेटा है, आप इनको याद कर लीजिएगा कि क्वेश्चन देखिए एग्जाम में जरूरी नहीं कि आपसे सिर्फ धारा घनत्व से ही रिलेटेड पूछा जाए। ये क्वेश्चन आया हुआ है लेकिन इनके बिहाफ पर क्या पूछे जा सकते हैं वो बात भी कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि सिर्फ धारा घनत्व से बात करेगा। हो सकता है कि धारा घनत्व के अलावा ना पूछ के आपसे ये बात कर सकता है कि कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है या सदिश राशि है, या बोल सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि का एग्जाम्पल है, और आपको इसमें एक कार्य दिया, बाकी सारे के सारे एग्जाम्पल किसके दिए, सदिश राशि के दिए, तो हम उसमें बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब इसमें बात करते हैं दूसरी चीज की, जैसे अदिश की बात किया उसी तरीके से हम लोग देखते हैं इसमें सदिश राशि की बात करते हैं। बेटा किसकी बात करते हैं, सदिश राशि की। तो देखो सदिश राशि को ब्रेक करेंगे, सा का मतलब होता है साथ, यानी दिशा के साथ। क्या मतलब है, दिशा के साथ। बेटा तो ध्यान दो बेटा कि कह सकते हैं कि जहां पर केवल हमें परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी, दिशा दोनों की जरूरत है, यानी परिमाण की भी जरूरत है और दिशा की भी जरूरत है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, हमारा अगर हम बात करेंगे बेटा वो हमारा कहलाएगा सदिश राशि हमारा कहलाता है। ठीक है, समझ गए इतनी सी बात को, वो क्या कहलाएगा, हमारा सदिश राशि कहलाएगा। अब सदिश राशि के एग्जाम्पल्स की हम लोग अगर बात करें तो सदिश राशि के एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल तौर पर हम लोग ले लें, जैसे आ गया आवेश, ठीक है, विस्थापन, त्वरण, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हमारे क्या हैं, आपके सदिश राशि के। एग्जाम में बहुत बार इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि आवेश कैसी राशि है, त्वरण कैसी राशि है, विस्थापन कैसी राशि, कई बार एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चंस हमारा ये था कि धारा घनत्व जो है वो क्या है, धारा जो घनत्व है वो क्या है। तो धारा घनत्व की अगर हम लोग बात करेंगे तो धारा घनत्व जो बेटा है वो आंसर इसका हमारा क्या होगा, एक सदिश राशि है। ठीक है, धारा घनत्व क्या है हमारा, एक सदिश राशि है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत धारा क्या है, तो विद्युत धारा जो है वो हमारी क्या है, एक अदिश राशि है। ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा का अगर क्वेश्चन आता है कि विद्युत धारा क्या है, तो विद्युत धारा एक हमारी अदिश राशि है। लेकिन अगर धारा घनत्व की हम बात करेंगे तो धारा घनत्व हमारा क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है बेटा, अब देखिए चीज को ध्यान रखें, एक क्वेश्चन इससे यह भी बन सकता है कि धारा जो घनत्व का होता है वो मात्रक क्या है, मात्रक का पूछा, तो मात्रक इसका जो है वो बेटा ध्यान रखो, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर है। क्या है,
एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर है इसका मात्रक आपका। तो मात्रक भी हमको याद रखना है कि धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है, वो क्या होता है, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर होता है। तो देखिए आपके एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन एग्जाम्स में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो बन सकते हैं क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं बेटा। तो देखो अभी हम सदिश राशि और अदिश राशि अभी हम पीछे जिक्र कर चुके हैं, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर चुके, बता चुके हैं सारा। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा सीधा सा क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र अगर हम लोग बात करेंगे तो वो हमारा जो है वो एक क्या है, आपका सदिश राशि चुंबकीय क्षेत्र है। क्वेश्चन एक बार कई बार पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है, क्या पूछा जाता है, इकाई। तो इसकी इकाई जो है वो टेस्ला है, याद रखिएगा। ठीक है, इसकी इकाई क्या है, टेस्ला है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज बन जाता है, तो इकाई हमें याद रखना है कि टेस्ला। ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम, ध्यान दीजिएगा, सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। देखो सबसे पहले बात तो ये समझे कि घर्षण एक्चुअल में है क्या। तो देखो बेटा घर्षण का मतलब ये होता है कि जब कोई दो वस्तुएं आपस में जहां पर मिलती हैं उनके बीच जो भी फोर्स यानी जो भी बल होता है वो हमारा एक्चुअल में क्या होता है, घर्षण होता है। ठीक है, अब ये घर्षण जो फोर्स होता है वो हमारा अलग अलग तरीके से रहता है। कहीं पर तो क्या होता है कि चीजें टच तो होती हैं लेकिन बहुत स्मूथली निकलती, स्मूथली साथ में चली जाती है। कहीं पर घर्षण बल ये होता है कि हमारा एकदम वहां पे स्टैटिक बिल्कुल स्थिर पोजीशंस के अंदर रहती है। तो ये सारी चीजें रहती है। तो इसी के बिहाफ पे अगर देखा जाए तो घर्षण को 4 टाइप से बांटा गया है। किसमें कितने बांटों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। तो जो घर्षण को बांटा गया उसके प्रकार कितने होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। तो पहले इसको समझ लेते हैं फिर उसके बाद आंसर हम लोग देते हैं। तो घर्षण क्या होता है, 4 भागों में बांटा गया। पहला जो बांटा गया वो हमारा है फिसलन, क्या बोलते हैं, फिसलन घर्षण। ठीक है, दूसरे की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा हमारा है रोलिंग घर्षण। और तीसरा बेटा अगर हम लोग बात करेंगे तो तीसरा हमारा है स्थैतिक घर्षण। ठीक है, और चौथा अगर हम लोग बात करेंगे तो चौथा हमारा क्या कहलाता है, द्रव्य घर्षण। क्या कहलाता है, द्रव्य घर्षण। ये 4 टाइप्स के हमारे घर्षण होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें फिसलन घर्षण की बात करते हैं। तो फिसलन घर्षण में क्या होता है कि यहां पर क्या होता है कि जो वस्तुएं होती हैं या वस्तु हो गया या कोई चीज भी हो गया उनके साथ जो होते हैं वो आपस में जो एक दूसरे के क्या करते हैं, फोर्स जो होता है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में फोर्स करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। अभी आप एक चीज को ये देखो, जैसे कि एक हमारा हाथ ये और एक ये चीज, अगर हमने इसको ऐसे करके टच किया और अगर हम विपरीत दिशा इस तरीके से जाए यानी ये डायरेक्शन में इधर लेके जाओ, एक हाथ को मैं पीछे खींचूं, तो चीज क्या होगी हमारे लिए, अगर यहां से बिल्कुल एक देखो बहुत तेजी से अलग हो गया, क्या हुआ, बहुत तेजी से चीज अलग हो गई। तो यानी क्या हुआ कि एकदम हम फिसल गए। तो जब विपरीत दिशा में हमारा काम करता है तो वो हमारा क्या कहलाता है बेटा, एक फिसलन घर्षण आपका कहलाता है। ठीक है, ये बात हुआ। दूसरी बात आता है रोलिंग घर्षण की। रोलिंग घर्षण का मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा जैसे कोई बॉल हुआ, ठीक है, एक बॉल हुआ, या अगर हम कोई गाड़ी वगैरह चला रहे तो क्या होता है सड़क में और साइकिल के पहिए या बाइक के पहिए के टायर के बीच में अगर हम देखें, जैसे मान लेते हैं ये कोई सड़क है, ठीक है, और इस पे ये एक तरीके से सर्किल है, ये क्या है, ये सर्किल है। तो अगर आप यहां पर चीज को देखोगे बेटा तो जो हमारा घर्षण हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, सिर्फ यहां पर ये हमारा घर्षण हो रहा है। ठीक है, कहां पर घर्षण हो रहा है, सिर्फ यहां पर ये घर्षण हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ये पहिया आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये पहिया आगे बढ़ रहा, तो ये चीज क्या हो रहा है, घर्षण यहां से हटता जा रहा है, आगे यहां तक आ जाएगा। जैसे ये पहिया आ गया तो ये घर्षण यहां पर जरा सा हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ कि घर्षण तो हो रहा है लेकिन बहुत ही कम घर्षण हो रहा है। तो इनके बीच जो हो रहा है ये घर्षण है लेकिन क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्टैटिक घर्षण की बात करते हैं। अब ये क्या होता है, स्टैटिक घर्षण का देखो चीज को क्या समझते हैं। स्टैटिक घर्षण हमारा वो कहलाता है जहां पर जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल तौर पे कि जैसे ये हमारा हाथ है और इस हाथ के ऊपर ये मैंने जो कलम लिया यानी जो ये मार्कर लिया मैंने इसको यहाँ पर ऐसे रख दिया, और जैसे ही रखा तो आप देख रहे हो कि ये कलम जो है वो हमारे हाथ पे रखा हुआ है, रुका हुआ है, ये कहीं से हिल नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। ठीक है, जैसे एग्जांपल तौर पे अगर हम बात करें कि ये हमने अपना सेल फोन लिया और सेल फोन लेने के बाद मैंने इसको हाथ पे रख दिया। अब जब मैंने इसको हाथ पे बेटा रखा तो क्या हुआ कि यहां पर से क्या हो रहा है, हमारे हाथ और जो सेल फोन की सतह है इन दोनों सतह के बीच में काम कर रहा है, क्या कर रहा है, बल काम कर रहा है, जो हमारा क्या कहला रहा है, घर्षण बल करा रहा है। ठीक, घर्षण बल करा रहा। अब इसमें कहानी को कि ये ना तो हिल रहा है ना बढ़ रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, स्टैटिक घर्षण हमारा कहलाता है। ठीक है,
तो इस चीज का क्या कहना है, ये स्टैटिक घर्षण होता है। अब बात करते हैं द्रव्य घर्षण की, बात करते हैं हम लोग किसकी बात करते हैं, द्रव्य घर्षण की। तो द्रव घर्षण में क्या होता है, जो हमारी द्रव की परतें होती हैं। अब द्रव की परतों का एग्जाम्पल के देखो हम क्या बात करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि पेन का हम यूज करते हैं, तो जो पेन होता है वो क्या करता है, द्रव की जो पेन जो होता है हमारा, वो क्या होता है, जैसे जैसे हम लिखते जाते हैं पेन की स्याही हमारी ऊपर चलती चली जाती है, यानी द्रव की परतों के बीच में चला जाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, द्रव घर्षण कहलाता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आई थिंक सारे के सारे घर्षण हमारे कैसे होते हैं। जब आप, अब ये घर्षण जब हमें क्लियर हो गया, अब आंसर देना बड़ा सिंपल हो गया होगा। पूछा क्या है, सबसे कम घर्षण की बात पता है, तो सबसे कम घर्षण बेटा हमारा किसमें होगा, आंसर हमारा किसमें चला जाएगा, रोलिंग घर्षण में हमारा चला जाएगा। ठीक है, सबसे कम किसमें जाएगा, रोलिंग घर्षण में जाएगा। तो आंसर हम किसके पे टिक करेंगे, रोलिंग घर्षण टिक करेंगे। अब एग्जाम्स में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, कि बोल दिया जाता है कि रोलिंग एग्जाम्पल में ना दिया, उसके बाद आपको फिसलन घर्षण दे दिया, स्टैटिक घर्षण दे दिया, द्रव घर्षण दे दिया, बताइए कि इसमें सबसे कम किसका होगा। तो हम उसके हिसाब से देखेंगे, इसमें फिसलन पे या इस पे जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहां से क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है। देखो न्यूटन के गति के नियम बात करें तो आंसर देने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि न्यूटन के गति के नियम क्या है। ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। अब न्यूटन के गति के नियम से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन पूछने का उनके ढंग अलग अलग तरीके से है। जैसे क्या करते हैं कि उन्होंने क्वेश्चन ये भी पूछ लिया गया कि जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में तब तक रहती है जब तक कि उस पर कोई भारी बाह्य बल ना लगाया जाए, निम्नलिखित में से कौन से न्यूटन के नियम को फॉलो करता है या प्रदर्शित करता है। दिया होता है न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम या न्यूटन का तृतीय नियम। या तो इन नाम से बोलेगा या बोल सकता है कि आपसे बोल सकता है त्वरण जड़त्व का नियम, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या त्वरण का नियम, या इनसे नाम के बात कर सकता है। तो ये क्वेश्चन हमारा देखो आपका है न्यूटन के लॉ से, लेकिन न्यूटन के लॉ से किस किस टाइप से क्वेश्चंस बन जाते हैं, कैसे कैसे पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम न्यूटन के लॉ के बारे में बात करते हैं, फिर हम अपना आंसर भी देते हैं हम लोग। ठीक है, तो न्यूटन के लॉ की बात करें तो न्यूटन के टोटल जो लॉ है गति के वो बेटा 3 नियम है। कितने नियम है, 3 नियम है। ठीक है, अब 3 नियम है। तो पहले नियम की अगर हम बात करें जो हमारा प्रथम नियम है, और प्रथम नियम को हम किसके नाम से भी जानते हैं, जड़त्व का नियम भी जानते हैं। क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम। ठीक है, जड़त्व का नियम क्या होता है, जड़त्व का नियम, इसको चीज को समझते हैं। इसको चीज को ऐसे समझते हैं, बोला जाता है कि जब कोई भी वस्तु अपनी स्थिर पोजीशन में तब तक रहती है जब तक कि उस पर कोई भारी बल ना लगाया जाए। भारी बल का मतलब है कि आउटर फोर्सेस ना लगाया जाए, यानी कोई भाई से जो बाहर से हम एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दे, तब तक वो हमारी क्या रहती, स्थिर अवस्था में रहती। बात बिल्कुल सही। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ये सेल फोन है और सेल फोन हमारा जो रहेगा एग्जांपल तौर पे वो चीज हमारा क्या, जैसे मैंने ये हाथ पे रखा सेल फोन, अब ये क्या है, स्थिर पोजीशंस में बिल्कुल है। लेकिन जब हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स, देखो बेटा एक्सटर्नल फोर्स जैसे ही लगाया हमने, तब इसका क्या हुआ, पोजीशन चेंज होने लगा। आप देख रहे हो सेल फोन आगे जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि न्यूटन का जो गति का तीसरा नियम यही कहलाता है कि जो जड़त्व का नियम यही होता है कि जब तक हम किसी वस्तु पे कोई भारी बल ना लगाएं तब तक कि वो हमारी कंडीशंस क्या रहता है, वो हमारा क्या रहता है, स्थिर पोजीशंस में रहता है। वो हमारा क्या कहलाता है, प्रथम नियम कहलाता है या जड़त्व का नियम कहलाता है। ठीक है, समझ गए होंगे सारी चीज। अब देखो बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट हमारा है वो क्या कहलाता है, द्वितीय नियम कहलाता है। द्वितीय नियम का मतलब है जिसको हम बोलते हैं त्वरण का नियम। क्या बोलते हैं, त्वरण का नियम। ठीक है, त्वरण का नियम हमारा क्या होता है, देखो त्वरण का नियम का कॉन्सेप्ट हमारा ये होता है, कहा जाता है कि जिस वस्तु पर हम प्रथम नियम के अकॉर्डिंग ही देखो थोड़ा सा अटैच करके चलते, कहा जाता है कि जब हम वस्तु पर कोई भारी बल लगाते हैं तो जो बाह्य बल लगाया गया है वो वस्तु के द्रव्यमान और उसके वस्तु के क्या होता है, द्रव्यमान के और उसके बल के वो त्वरण के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, द्वितीय नियम कहलाता है। अब हम बात करते हैं तृतीय नियम की बात करते हैं। तो तृतीय नियम जो हमारा होता है वो क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब समझ लो
क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब है कि आप जैसा रिएक्शन करोगे हम वैसा ही उसका रिएक्शन देंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया करना। जैसे एग्जाम्पल लेते, मान लेते कि मैंने किसी के थप्पड़ मार दिया, ठीक है, अब मैं किसी के अगर फालतू में थप्पड़ मारूंगा तो वो भी मेरे क्या मारेगा, थप्पड़ मारेगा। भाई जैसा मैंने करा वैसा मुझे उससे रिवॉर्ड मिला। मैंने किसी बच्चे की आपस में लड़ाई, किसी बच्चे ने क्या किया, उसको गाली दे दी, जब उसने गाली दी तो सामने वाला भी उसको क्या देगा, गाली देगा। आप किसी से प्यार से बोल रहे तो सामने वाला भी आपसे प्यार से ही बोलेगा, आप किसी से गुस्से में बोल रहे तो सामने वाला भी आप गुस्से से बोलेगा। तो यानी जैसा क्रिया आप कर रहे हो वैसा ही हमको उसका रिपीटेशन मिल रहा, वैसा ही चीज हमको उसकी रिपीट मिल रही, तो वो हमारा क्या कहलाता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल इसका देखिए, अब एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि जैसे मान ले कि मैंने बंदूक चलाया, तो आप जब बंदूक चलाते हो तो बंदूक चलाने के बाद क्या होता है, जैसे हमने बंदूक चलाया, जिस रेंज में बंदूक की गोली आगे गई उतना ही प्रेशर उसने हमारे यहाँ शोल्डर पे मारा, तो हमारा शोल्डर भी उतना ही तेज क्या होता है, वो पीछे आता है। तो ये हमारा क्या कहला रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। जैसे क्या होता है कि वोट चल रही है 9 और 9 पे क्या हुआ, जब 9 पे हमें और 9 से जब हम उतरते हैं, उतरने के बाद जैसे ही हम आगे ऐसे कूदते जंप करते, तो जैसे ही जंप करा तो हम आगे बढ़े और 9 हमारी क्या हुई, थोड़ी सी पीछे बढ़ी, तो ये हमारा क्या कहलाता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दोनों बताया बेटा, ये दोनों एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, कि आपसे पूछा जाता है कि 9 से उतरते वक्त 9 जो है वो पीछे की ओर क्यों ढकेल जाती है, ये न्यूटन के कौन से नियम को फॉलो करती है, कौन से नियम को दर्शाती है। एग्जाम्स में कई बार पूछा गया, गोली वाला भी एग्जाम्स में कई बार पूछा गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस पे बात है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है। तो न्यूटन के गति के तीसरे, अब देखो क्या है, तीरंदाजी अगर हम जैसे कर रहे हैं, तो बेटा आप ध्यान दो, तीरंदाजी जो होती है वो इस तरीके से करा। अब तीरंदाजी अगर हमने करा तो इसको क्या हुआ, मैंने तीर को खींचा, छोड़ दिया, हम पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा। तीर हमारा जो कमान था उसको मैंने छोड़ दिया, तीर वहां से चला गया, तो हम पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा। जबकि हमको मालूम है कि तीसरा नियम हमारा है क्या, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो क्रिया तो हुई बट प्रतिक्रिया हमको नहीं मिली, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। ठीक, दूसरी बात करते हैं, अंतरिक्ष रॉकेट की बात करते हैं। अब अंतरिक्ष में जैसे ही रॉकेट छोड़ा जाता है तो जिस स्पीड से ऊपर जाता है उतना ही वो चीज प्रेशर को क्या करता है, पीछे भी ढकेलता है। तो ये हमारा क्रिया प्रतिक्रिया हुआ, तो ऑप्शन हमारा क्या जाएगा, अंतरिक्ष का रॉकेट जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे क्वेश्चंस पे हम लोग बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा है कि एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं। तो देखो एसी करंट मतलब जो होता है, एसी का मतलब है एसी वो नहीं, एसी का अल्टरनेट करंट, ये वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं, तो एसी करंट जो है वो हमारा कैसे होता है, डायनामो के द्वारा करंट उत्पन्न किया जाता है। तो इसका आंसर बेटा क्या लगाएंगे हम लोग, डायनामो की बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, जिस आपको अभी तक जो क्वेश्चन जितने भी करा रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इनको आप अच्छे से देखते रहें और पढ़ते रहें इस चीज के बारे में। ठीक है, अभी हम पीवाईक्यू सीरीज को लेके चल रहे हैं, बहुत जल्द आपको क्लासेस टॉपिक वाइज भी मिलना शुरू हो जाएंगी, जिसमें हम एक एक टॉपिक को लेकर डिस्कशन करेंगे, देन उनसे रिलेटेड फिर हम क्वेश्चन की भी बात करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बेटा बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम से पूछा, आप किसी भी पेपर को उठा के देखो, ये क्वेश्चन हमको मिलता जरूर है बहुत आराम से, आपने खुद देखा होगा क्वेश्चन क्या है। जैसे लिखा है कि मानव कान की श्रवण पारस क्या है, श्रवण पारस का मतलब होता है सुनने की क्षमता, किस हद तक सुन सकता है। तो श्रवण पारस क्या, उसकी बात करते। तो देखो ध्यान दो, अच्छा इसको सॉल्व करने से पहले कुछ चीजों पे ध्यान देते, फिर आंसर ऑटोमेटिक आप लोग खुद ही दे दोगे सारे बच्चे। ठीक है, देखो ध्यान दो, श्रवण पारस का मतलब क्या, जैसे है सुनने की क्षमता की अगर हम लोग बात करें। ठीक है, जो श्रव्य होती है वो तरंगे देख लो किस तरीके से होती है, 3 टाइप की अगर हमारी जो है वो 3 तरंगे होती है। एक होता है हमारी अश्रव्य, दूसरी होती है हमारी श्रव्य, और तीसरी जो होती है वो होती है हमारी पराश्रव्य। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम्स में हमसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अश्रव्य तरंग की क्षमता क्या है, श्रव्य तरंग की क्षमता क्या है, पराश्रव्य तरंग की क्षमता क्या है, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो अश्रव्य तरंग की अगर हम लोग बेटा बात करेंगे तो अश्रव्य तरंग जो हमारा होता है वो क्या होता है, 20 हर्ट्ज से, कितना, 20 हर्ट्ज से जो कम होती है। ठीक है बच्चे, क्या होता है 20 हर्ट्ज से जितनी भी कम हमारी जो रेंज होती है वो हमारी क्या कहलाती है, अश्रव्य तरंगे कहलाती हैं, जिनको मानव अपने कान से, यानी हम लोग अपने कान से इसको सुनने में असमर्थ होते, इसको बिल्कुल भी नहीं सुन सकते। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा आता है श्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे जो हमारी होती है वो क्या होती है, 20 हर्ट्ज से
20,000 हर्ट्ज तक होती है। 20 हर्ट्ज से क्या होती है, 20,000 हर्ट्ज तक होती है। जो मानव जो होता है वो अपने कानों से बहुत इजीली वे में सुन लेता है। जैसे हम लोग जो बात करते हैं, सुनते हैं, तो अगर मैं आपको जो बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, ठीक है, आप बोल रहे हो मैं सुन रहा हूं, तो ये हमारे किसकी रेंज में आ जाते हैं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक में आ जाते हैं। तो ये तरंगे हम लोग बहुत इजीली वे में सुनते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, श्रव्य तरंगे बोलते हैं। ठीक है, अब आता है पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे जो होती हैं वो क्या होती है, हमारी 20 हर्ट्ज से ऊपर होती है बेटा। क्या होता है, 20 हर्ट्ज से ऊपर होती है। जो 20 हर्ट्ज से हमारी ऊपर होती है वो हमारी क्या कहलाती है बेटा, पराश्रव्य तरंगे कहलाती है। समझ गए इतनी सी बात को। तो देखो क्वेश्चन हमारा क्या था कि मानव कान की श्रवण क्षमता, अभी हमने बताया कि मानव कान हमारा क्या है, मानव कान जो है वो हमारा श्रव्य तरंगों की बात कर, तो मानव कान हमारा की श्रव्य तरंग कितना है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। तो आंसर हमारा बेटा ऑप्शन इसमें क्या चला जाएगा, पहला वाला चला जाएगा। ठीक है, तो आपसे चाहे मानव कान श्रवण इस तरीके से बात कर ले या तरीके से आपसे पूछ लेता है कि पराश्रव्य तरंगे की कितनी कैपेसिटी है, कितना, तो भी हम आंसर इस में बता सकते हैं। इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस हमारा कई बार इनसे पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बेटा कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय नहीं है। ठीक है, कौन सी विद्युत चुंबकीय नहीं है, कौन सी विद्युत चुंबकीय नहीं है। तो ध्यान देना, नहीं पूछा गया है। तो सबसे पहले हम बात करें कि विद्युत चुंबकीय तरंगे होती क्या है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे वो होती हैं बेटा जिनको प्रवाह करने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती। मतलब ये है, कोई भी उन्हें माध्यम की जरूरत नहीं है, वो इजिली वे में क्या होते हैं, प्रवाह होती रहती है। तो कोई माध्यम की जरूरत नहीं है, वो हमारी कहलाती है विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करें। तो जैसे कि हम लोग बात करें कि उसमें ये चीज है कि गामा किरण जो है वो भी हमारी विद्युत चुंबकीय तरंग, इसको भी बहने के लिए, किसी प्रवाह होने के लिए कोई भी माध्यम की जरूरत नहीं है। एक्स किरण जो एक्स रेज होती है उन्हें भी किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, वो भी प्रवाह हो जाती है। तो आंसर अगर हम देखें कौन सी विद्युत चुंबकीय नहीं, हाँ जो अल्फा किरणें हैं ये हमारी अल्फा कणों से मिलकर बनी होती है। किससे बनी होती है, अल्फा कणों से मिलकर बनी होती है। अल्फा कणों से जब मिलकर बनी है तो वो हमारी अल्फा किरणें कहलाएंगी। तो पूछा गया क्वेश्चन में नहीं है, तो आंसर हम किस पे जाएंगे, इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो हम बी वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे। ठीक है, बी वाला ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। तो प्रकाश तरंगे अगर हम लोग बात करें किस प्रकार की तरंगे होती हैं, लिखा हुआ है अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर देखें तो प्रकाश जो तरंगे होती हैं वो हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगे भी होती हैं, ठीक है, और हमारी अनुदैर्ध्य तरंगे भी होती है। तो आंसर हम किस पे टिक करेंगे बेटा, एक से अधिक, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक की बात करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है। ध्यान देना, यानी क्या है, उच्च ऊर्जा स्तर है लेकिन छोटा तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य की बात कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान दो क्वेश्चंस कौन कौन से हमारे पास है, अवरक्त विकिरण है, परावैगनी विकिरण है, दृश्यमान विकिरण है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो उच्च ऊर्जा स्तर छोटा तरंग दैर्ध्य जो होता है वो किसका आंसर है, हमारा परावैगनी किरणों का जो है बहुत ही छोटा तरंग दैर्ध्य होता है और उच्च ऊर्जा स्तर भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा है कि निम्नलिखित में से ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो आंसर इसका परावैगनी किरण नहीं लगाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है कि अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकाने में अधिक समय लेती, क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है। यानी जब हम हाइट पर क्या करेंगे, हाइट पर जब हम किसी चीज को क्या करते हैं, पानी में सब्जियां पकाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अधिक टाइम लेती हैं। आपने सुना होगा एग्जाम्पल बीरबल की खिचड़ी की बात सुनी होगी। ठीक है, तो क्या बीरबल का खिचड़ी का क्या कॉन्सेप्ट था कि वो उन्होंने क्या कर रखा था कि एक, आपने अकबर बीरबल की कहानियों में सुना होगा, बीरबल की खिचड़ी का कॉन्सेप्ट क्या था कि वो ऊपर इतना रखा हुआ था, नीचे जरा सी आग जला रहे थे और वो खिचड़ी बन रही है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड देखो क्या है
कि इसमें वो तो एक कहानी का था, लेकिन साइंटिफिक तौर से अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या है, ऊंचे स्थान पर पानी ज्यादा तापक्रम पर उबलता है, ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घटता है, ऊंचे स्थानों पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा ध्यान देना, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी उबलते हुए पानी का जो है वो तापक्रम क्या होता है, यानी टेम्परेचर क्या होता है, वो घटता चला जाता है। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है पानी का जो टेम्परेचर है वो लो हो रहा है, तो जैसी हाइट बढ़ी पानी का टेम्परेचर हमारा लो हुआ, तो ऐसी कंडीशन जब हमारी आई कि हाइट बढ़ रही है और लो टेम्परेचर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ऊंचाई पे जो सब्जी रखी हुई है उसको उबालने में क्या लगेगा, हमको ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, अभी टेम्परेचर को हम बढ़ा देते तो चीज जल्दी हो जाता है, खौल जाती है, और टेम्परेचर को कम कर देते तो चीज हमारी क्या होती है, हल्की हल्की खौलती है। ठीक है, तो आंसर बेटा हम जो इसमें जाएंगे वो किस पे जाएंगे, बी वाले ऑप्शंस पे जाएंगे, यानी ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम जो होता है वो हमारा क्या होता है, घटता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के, यहां पे लिखेंगे 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण निकालना है। ठीक है, क्या होता है, कोण पूछा है। तो देखो क्वेश्चन हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश की एक किरण दर्पण पर, देखिए ध्यान दीजिएगा, अच्छा इसको देखो, इसको देखते हैं बेटा कैसे, चीज को ध्यान दो। ठीक है, मान लेते हैं कोई एक समतल दर्पण है। ठीक है, एक समतल दर्पण है, और जब समतल दर्पण है तो समतल दर्पण ने क्या किया, समतल दर्पण के बाद यहां पर क्या हुआ कि एक किरण आई, ये इस तरीके से एक किरण आई यहां पर। ठीक है, ये किरण आई। अब जब देखो समतल दर्पण पर जिस रेंज से किरण आ रही है तो यहां पर कुछ ना कुछ कोण बना रही होगी, नहीं पता कितने का कोण बना रही है। ठीक, ध्यान देना, कोण नहीं पता कितने का कोण। अच्छा, ये जितने कोण से ये आती है, परावर्तन का नियम ये कहलाते हैं। परावर्तन का नियम ये होता है कि अगर किसी समतल दर्पण पर जितने डिग्री से कोई किरण आ रही है तो उतने ही डिग्री से किरण क्या होगी, वापस भी चली जाएगी। ध्यान देना इस चीज को, मतलब क्या हुआ कि जब ये किरण आ रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं, और उतने ही डिग्री से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। अब देखो ध्यान दो, जहां पर किरण आ रही है और जहां से किरण निकल के जा रही है तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट हो रहा है, एक बिंदु आ रहा है बीच में। वो बिंदु हमारा कौन सा होगा बेटा, वो बिंदु हमारा ये वाला होगा, होगा ना वो बिंदु। जब वो बिंदु हमारा ये वाला है तब उसमें हम कंडीशंस, इसको हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम अभिलंब बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो ये अभिलंब बिंदु हमारा कहलाता है। और नियम हमारा क्या कहलाता है, अगर हम बात करें परावर्तित का, जो हमारा नियम होते हैं परावर्तन का, वो नियम ये कहलाते हैं कि आपतित किरण जितने डिग्री पर आ रही है उतने ही डिग्री पर परावर्तित हो जाएगी, और उतना ही डिग्री हमारा जो होगा अभिलंब बिंदु के बीच का, उतना ही डिग्री का कोण वो भी हमारा बनेगा। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखते हैं, 30 डिग्री पर आ रही है, तो बेटा जब 30 डिग्री पर आ रही है तो रिफ्लेक्ट कितनी होगी, ये भी 30 डिग्री पर होगी। जब रिफ्लेक्ट 30 डिग्री पर होगी तो अभिलंब पर भी कितने डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो सीधा सा आंसर अगर हम लोग बात करें तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री का कोण हमारा यहाँ पर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आंसर क्या लगाएंगे बेटा, हम 30 डिग्री का बात करते। अगर ये 60 डिग्री पे आती तो 60 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो जाती, तो आंसर क्या लगाते, 60 डिग्री लगाते। अगर 45 डिग्री पे आती तो 45 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो जाती, तो आंसर क्या लगाते, 45 डिग्री लगाते। सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा है कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है, क्या है, जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा का भंडारण करता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है वो बड़ा सिंपल सा है, इसका आंसर जो होगा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। सिंपल सा आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, तो बेटा आज इस वीडियो के अंदर इतने ही क्वेश्चन है,
और इसमें आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसमें आपको बताया जिनसे और क्वेश्चंस हमारे बन सकते थे, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कशंस किया। कोशिश अब हमारी ये रहेगी कि आपको जल्द से जल्द हम एक कॉन्सेप्ट आपको टॉपिक वाइज क्लासेस भी प्रोवाइड करा दे, ठीक है। वो जल्द से जल्द उस पर वर्क चल रहा है, वो आपको जल्दी से क्लासेस वो भी मिल जाएंगी। तब तक आपका जो PYQ मास सीरीज है वो आप चलती रहेगी, इसको आप लोग देखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में अपने को शेयर करते रहिए, ठीक है। जब तक के लिए ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।